हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम क्लास में जो पेपर सॉल्व करेंगे आपका 2.0 का जो 8th जो आपका ये पेपर हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। और देखिए आप लोग, ये आपका एक पैसेज पे क्वेश्चंस हैं और आपको ध्यान होगा इसमें कुछ मॉडल्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रपोजिशंस के क्वेश्चंस हैं। तो उन सब क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। तो ये पैसेज है, आपने इस पैसेज को पढ़ के देखा होगा। इसमें एक जो व्यक्ति है स्वामी सामी करके, उसने बताया कि उसने अपना करियर कैसे शुरू किया। पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसने एक डिज़ाइनर के रूप में पेपर अपना जो है करियर शुरू किया था, फिर वो मूवीज़ में चला गया। और ये सब बात बता रहा है किसी इंटरव्यू, कोई उसका इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर, और ये खुद इंटरव्यूई है और इंटरव्यू दे रहा है और बता रहा है कि इसने फिल्मों में कैसे काम किया। और फिर एक फिल्म की कहानी ये बताता है कि कैसे अप्पू का रोल प्ले कर रहा था जो अपनी सिस्टर को ढूंढता है और किस तरह से वो ढूंढता है ना, और किस तरह से वो एक्टिंग करता है। उन सब के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे हैं। हाउ डिड द राइटर स्टार्ट हिज करियर। इस राइटर ने अपना करियर शुरू किस रूप में किया था? एक फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में, ग्राफिक डिजाइनर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, एक्टर के रूप में। सबसे पहले इसने अपना करियर शुरू किया था ग्राफिक डिजाइनर, बाद में फिर ये एक्टिंग में आया था, है ना। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की इसमें नहीं बता रखी, और बता रहे कि फिल्मों में, और फिल्मों का जो उद्देश्य होता है पैसे कमाना होता है, कमर्शियल होता है। और इसमें जो डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि फिल्म कैसे ज़्यादा पैसा कमाए, है ना। और किस तरह से इसने एक्टिंग की, कैसे इस करियर की शुरुआत हुई फिल्मों में, वो बताया गया। उससे पहले जो है ग्राफिक डिजाइनर था। देखो आप यहाँ लिखा भी होगा, देखो ये रहा। इसने अपना करियर शुरू किया ग्राफिक डिजाइनर के रूप में। यहाँ देखो पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड अ स्पॉन्सर ऑफ कमर्शियल आर्ट केयर फॉर। एक जो कमर्शियल आर्ट होती है जैसे मूवीज वगैरह, उसमें जो पैसा लगाने वाले होते हैं स्पॉन्सर, वो किस चीज का केयर करते हैं, किस चीज की परवाह करते हैं? उन्हें केवल फायदे की परवाह होती है। म्यूजिक प्रॉफिट्स, केवल प्रॉफिट्स को देखते हैं, है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ भी, आप देखेंगे ना अगर, तो यहां कहीं लिखा होगा, यस ये रहा। डिफाइंड सिनेमा इज द हाईएस्ट कमर्शियल आर्ट। कमर्शियल आर्ट के रूप में होता है ये। प्रोफेशन, आई हैव नो क्वेरल विद डेफिनेशन और द वेरी फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग। और ऊपर देखना, हायर अ स्पॉन्सर, हॉरिंग इन द बैकग्राउंड एंड केयरिंग लिटिल फॉर आर्ट, जो आर्ट की बिल्कुल परवाह नहीं करते। कंसर्न्स हिमसेल्फ सोनली विद प्रॉफिट्स, केवल किसकी परवाह करते हैं? प्रॉफिट्स की परवाह करते हैं। तो ये आंसर आपका प्रॉफिट्स हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आई हैव नो क्वेरल विद दैट डेफिनेशन, मुझे इसकी डेफिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दैट डेफिनेशन किसकी है? सिनेमा की डेफिनेशन है, जिसमें पैसे कमाने पर ही बात होती है। ये डेफिनेशन सिनेमा की है। व्हाट इज अप्पू सपोज टू डू। अप्पू, जब ये इसने अपना करियर शुरू किया है तो इसने एक अप्पू नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, जो अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा है बड़े ध्यान से। इधर उधर घास, लंबी सी घास है, कहाँ छुपी है, कहाँ छुपी, इस तरह एक्टिंग करी थी इसने। तो हंट एन एनिमल, प्ले इन द फील्ड, प्लाउ द लैंड, लुक फॉर ए सिस्टर, अपनी बहन की तलाश करता है। चाहे पैसे में देख लीजिए, आपको मिल जाएगी लाइन। वेंट लुकिंग फॉर ए सिस्टर, अप्पू जो है वो अपनी बहन की तलाश कर रहा है। इन अ फील्ड ऑफ टॉल ग्रास, लंबी लंबी घास के मैदान में। फिर देखिए, व्हाट वाज एम्फसाइज्ड ऑन इन द फर्स्ट फिल्म। इसकी पहली फिल्म पे किस पर जोर दिया गया था? ह्यूमन एस्पेक्ट, मानवीय पहलू पर जोर दिया गया था, जिसमें एक भाई अपनी खोई हुई बहन को ढूंढ रहा है। तो कहीं ना कहीं मानवीय पहलुओं के ऊपर वो फिल्म बात करती थी, और उसमें वो इमोशंस एक्टर को भी दिखाने थे, तो जो अप्पू ने दिखाए थे। ये 5 क्वेश्चन हुए दोस्तों। आगे इसके बाद एक पैसेज है जो किस बारे में? हैव यू एवर थॉट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एट योर वर्क प्लेस। आपका जो काम की जगह होती है, जहां आप काम करते हो, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होती है? कभी आपने सोचा है? आंसर इज कम्युनिकेशन। इसका आंसर है कि आपको कम्युनिकेशन बहुत करना पड़ता है। इट इज एन एक्टिविटी विच कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर। वहां पर आप जब, जहां वर्क प्लेस पे होते हैं, हम टीचर हैं, हमारे को बोलना बहुत पड़ता है, बात बहुत करनी पड़ती है। आप स्टूडेंट से बात करनी पड़ती है, स्टूडेंट्स को अपने टीचर से। ऐसे जो ऑफिस वगैरह होते हैं, वहां पर भी एम्प्लॉयज वगैरह आपस में एम्प्लॉयर से बात करते हैं। इट इज देयर फॉर इम्परेटिव टू मेक दिस कम्युनिकेशन इफेक्टिव, इसलिए जरूरी है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो। सो दैट इट टेक्स लेसर टाइम ऑफ द रिसीवर,
जिससे जो आप इतना अच्छे से बात करो कि समझने वाले को ज़्यादा समय न लगे आपकी बात समझने में। देयर इज ऑलवेज अ पर्पज इन कम्युनिकेशन, इसलिए कम्युनिकेशन हमेशा एक पर्पज होता है। जनरली द पर्पज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज एम्ड एट इलिसिट एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स। इलिसिट यानी निकलवाना होता है, कि आप कम्युनिकेशन का पर्पज क्या होता है कि आप सामने वाले से अपनी बात निकलवा सको, आप जो चाहते हो वो बात बोले आपको। रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजंस एंड एक्शंस। इसमें जो भी आपको इन्फॉर्म डिसीजंस और एक्शंस दिए गए हैं, सूचनाएं दी गई हैं, वो आप लिख करके उनको इन्फॉर्म कर सको। ओरल कम्युनिकेशन में तो अपनी बातें बता सको, समझा सको और उसकी बात आप निकलवा सको। रिटर्न में आप सूचना दे सको पूरी। दस इस प्रकार वाइल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज टू अर्न एन ऑडियंस, इसमें आप ऑडियंस की जो है ऑब्जेक्टिव होता है ओरल कम्युनिकेशन में कि आप जो आपका ऑडियंस है वो आपको समझ सके और आप उसके दिल को जीत सके, उसके ऊपर अच्छा प्रभाव डाल सके। रिटर्न इज टू अर्न रीडर, और उसमें तो ऑडियंस कमाते हैं आप, रिटर्न में आप रीडर कमाते हैं। बिजनेस राइटिंग डिपेंड्स ऑन इट्स पर्पस, बिजनेस राइटिंग जो होती है वो अपने पर्पस पे डिपेंड करती है। द पर्पस ऑफ अ मेमो इज टू सेट अप मीटिंग, और इसलिए एक मेमोरेंडम बनाया जाता है, मेमो बनाया जाता है जिसमें आप मीटिंग का जो है वो सब सेटअप करते हैं इंटरनली, भाई क्या कैसे मीटिंग होगी, है ना। ये मीटिंग से पहले एक चीज होती है। ए लेटर इज मीन टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेरी और पुट अप वन अ प्रपोजल टू परस्यूड वाइल अ रिपोर्ट इज, अधिक क्या है, मेमो जो है वो मीटिंग के लिए होता है, लेटर जो होता है वो अपने क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देने पूछने के लिए होता है। जो रिपोर्ट होती है एम्ड एट प्रेजेंटिंग ए केस, अ प्रॉब्लम और एनालिसिस ऑफ सोल्यूशन। रिपोर्ट में आप कोई प्रॉब्लम किसी सामने रखते हो, उसका सोल्यूशन सामने रखते हो, या फिर कोई सोल्यूशन पर एनालिसिस करते हो। तो रिपोर्ट का अलग काम है, मेमो का अलग काम है, लेटर का अलग काम है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू, और इंपॉर्टेंट क्या है, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि आपका कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए, चाहे लेटर में करो, चाहे रिपोर्ट में करो, चाहे मेमो में करो, अच्छा होना चाहिए। दिस इज डिफिकल्ट, अच्छा करना कठिन है। एक इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक अच्छा अगर आपको रिटन कम्युनिकेशन लिखना है तो आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अच्छे हों, प्रॉपर हों, लैंग्वेज बहुत बढ़िया हो, टोन आपका अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, स्टाइल कैसी हो। जिसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा, जार्गन मस्ट बी कैप्ट आउट, जो कठिन शब्द हैं उनको आप मत ज्यादा यूज करो। आप फॉर्मल तरीके से बात करनी है, पोलाइट तरीके से बात करनी है, सिंपल स्ट्रक्चर यूज करना है, सही स्ट्रक्चर यूज करना है। बिजनेस राइटिंग इज नॉट सो मच अ मैटर ऑफ क्रिएटिविटी, बिजनेस राइटिंग जो करते हो ना उसमें आपको इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी, अपने भावों को बहुत ज्यादा अच्छे तरह से व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती है। रादर इट इज स्किल सब्जेक्ट, ये स्किल सब्जेक्ट होता है टू सर्टेन रूल्स। ओरल कम्युनिकेशन इज इमीडिएट, ओरल कम्युनिकेशन तुरंत होता है। स्पॉन्टेनियस वेरी ऑफन, जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, अचानक होते हैं ओरल कम्युनिकेशन। रिटर्न में तो सोचने का टाइम मिलता है, ओरल में नहीं मिलता है। ऑल said and done without communication nothing will move in an organization, बिना कम्युनिकेशन के कोई ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता है। कम्युनिकेशन ग्रीजेस द व्हील्स ऑफ एक्टिविटी, कम्युनिकेशन से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को ग्रीज मिलती है, मतलब वो ऑयलिंग होती है, चलता है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सो ऑल कम्युनिकेशन मस्ट बी, हर तरह कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए दोस्तों, इंप्रेसिव और प्रेजवर्दी होना चाहिए, बिल्कुल एक्सप्लिसिट एंड टू द, बहुत ज्यादा प्रशंसा करने वाला और इंप्रेसिव हो जरूरी नहीं है, एक्सप्लिसिट हो, स्पष्ट हो, टू द पॉइंट हो, ये जरूरी है। इफेक्टिव और पर्पसफुल होना चाहिए। एम्बिगुअस एंड फुल ऑफ जार्गन, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, एक्सप्लिसिट एंड टू द पॉइंट, इफेक्टिव एंड पर्पसफुल। ऑल, इसमें देखते हैं अपने पैसेज के हिसाब से क्या है कि हर कैसा होना चाहिए कम्युनिकेशन। देयर इज ऑलवेज अ पर्पस इन कम्युनिकेशन, एक तो पर्पस होता है उसमें, पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एम टू इलिसिट, इलिसिट करवाना। और 10 आगे देखो कहीं कुछ लिखा हुआ है कि इफेक्टिवली होना चाहिए, कम्युनिकेट इफेक्टिवली करो, तो देखो एक तो इफेक्टिव होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए। ये पैसेज के हिसाब से करेंगे। ये पैसेज में खास बात होती है कि आप पैसेज जो क्वेश्चन के आंसर लगाओगे ना, वो होने चाहिए हमेशा पैसेज के हिसाब से। ऑथर क्या कह रहा है, आप क्या सोचते हो वो नहीं, और चीजें सही लग रही हैं, बट ऑथर कह रहा है कि भाई इफेक्टिव हो और पर्पसफुल हो। जो साफ साफ लिखा हुआ देखो, इफेक्टिवली होना चाहिए, और यहां लिखा हुआ है कम्युनिकेट कैसा होना चाहिए,
ये था ना यहाँ पे पर्पस, ऑलवेज अ पर्पस इन कम्युनिकेशन, जो पर्पस पूरा भी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन, एक राइटिंग कम्युनिकेशन में कौन सी चीज बाधा उत्पन्न करती है, हिंडर बाधा उत्पन्न करती है? प्रॉपर स्ट्रक्चर, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, सिंप्लिसिटी। ये तो सुविधा देती हैं, ये तो अच्छी चीजें हैं। बाधा उत्पन्न कौन से करती है? यूज ऑफ जार्गन, बड़े भारी भरकम शब्दों का यूज करना। तो आंसर डी होगा। रिपोर्ट राइटिंग इज यूजुअली प्रपोजल टू परसुएड, प्रेजेंटेशन ऑफ केस, नोटिफिकेशन, क्वेरी। प्रेजेंटेशन ऑफ केस होता है, परसुएड करना, ये करना तो लेटर में होता है, किसी केस को किसी सामने रखना रिपोर्ट राइटिंग में होता है। तो ए होगा। बिजनेस राइटिंग इज अ मैटर ऑफ क्रिएटिविटी, स्किल, इमेजिनेटिव, एडहेरेंस टू प्रिंसिपल्स। बिजनेस राइटिंग इज अ मैटर ऑफ, ये स्किल से जुड़ी चीज होती है, क्रिएटिविटी नहीं होनी चाहिए, इमेजिनेटिव तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिद्धांतों से जुड़ी हुई हो नहीं, स्किल पर आधारित। बिजनेस राइटिंग इज अ मैटर ऑफ स्किल। देखो इसमें कहीं लिखा हुआ भी था, हम जब पैसेज पढ़ रहे थे, बिजनेस राइटिंग इज नॉट सो मच अ मैटर ऑफ क्रिएटिविटी, ये कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है, इट इज स्किल सब्जेक्ट। आ गया ना, देखो स्किल, ये स्किल होता है, तो आंसर स्किल करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन प्री सपोजेस, ओरल कम्युनिकेशन में पहले से क्या अनुमान करके चलते हो आप कि इसमें स्पेक्टेटर्स दर्शक होंगे, कन्ग्रेशन कोई धर्म सभा होगी, या ऑडियंस होंगे? इसमें ऑडियंस, ओरल कम्युनिकेशन में ऑडियंस होते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन में रीडर्स होते हैं, तो यहाँ ऑडियंस की बात होगी। फिर आगे देखो, ये फिर अगला तीसरा पैसेज, ये है न्यूज़पेपर्स के ऊपर। न्यूज़पेपर सेल बिकॉज ऑफ न्यूज एंड एडिटोरियल कवरेज। जो न्यूज़पेपर की बिक्री होती है ना, वो न्यूज की वजह से होती है, और उनके एडिटोरियल कवरेज, जो संपादकीय फर्स्ट होते हैं, समाचार होते हैं, न्यूज़पेपर लोग इसलिए खरीदते हैं। बट इट गेट्स मोर रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टीजमेंट्स। लेकिन जो आप खरीदते हो ना अखबार, उससे अखबार की कंपनी को पैसा इतना नहीं मिलता जितना कि उसके एडवर्टीजमेंट से मिलता है। अखबार इतना बड़ा अखबार होता है, उसमें इतनी रद्दी होती है, जो आपको केवल 3-4 रुपये मिलता है, जो उसकी कीमत भी नहीं है। फिर ये कैसे कमाते हैं? जो उसमें ऐड आते हैं ना, वो ऐड, अगर पूरे एक पेज पर ऐड है तो 20-20 लाख के ऐड होते हो, उनसे पैसा मिलता है न्यूज़पेपर को। और सोचो कितने छोटे कितने सारे एड्स होते हैं, तो मेन कमाई उनकी उन एडवर्टीजमेंट से होती है। न्यूज कोस्ट मनी। देखो समाचार इकट्ठे करना, रिपोर्टर होना, उनको लिखना, टाइप करना, पब्लिश करना, पहुंचाना आपके घर तक, पैसा लगता है। वाइल एडवर्टीजमेंट्स फैच मनी। न्यूज से तो पैसा खर्च होता है अखबार वालों का, एडवर्टीजमेंट से पैसा आता है। द इकोनॉमिक्स ऑफ मॉडर्न न्यूज़पेपर इज सच दैट इट कैन नॉट रन बाय जस्ट सेलिंग न्यूज। मॉडर्न न्यूज़पेपर की इकोनॉमी ये कहती है कि केवल बेचने से पैसा नहीं आएगा, इट हैज टू डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट्स, पैसा आएगा एडवर्टीजमेंट से, ठीक है ना। द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग रिक्वायर्स बोथ सब्सक्राइबर्स हु कैन अफोर्ड टू बाय न्यूज़पेपर। इसमें एक तो अखबार खरीदने वाले भी चाहिए जो पेपर खरीद सके, जितने ज़्यादा पेपर खरीदने वाले होंगे उतना अखबार बड़ा होगा और उसमें एडवर्टीजमेंट का उतना ही ज़्यादा पैसा उनको मिलेगा। एंड बिजनेसमैन हु कैन अफोर्ड टू एडवर्टाइज इन इट। द ग्रोथ ऑफ द प्रेस डिपेंड्स ऑन बोथ, दोनों पर डिपेंड करती है, एडवर्टीजमेंट देने वालों के ऊपर भी और सब्सक्राइबर के ऊपर भी। Therefore, in newspaper management, neither aspect can be neglected. इन दोनों ही एस्पेक्ट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपके लिए आपका न्यूज़पेपर रीडर भी इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइबर भी, और एडवर्टीजमेंट देने वाले भी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स, एडिटोरियल, सर्कुलेशन, एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर, इज वेरी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड बेटर मैनेजमेंट। तो ये इफेक्टिव और बेटर मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें होना उसमें। एक तो सर्कुलेशन, कितना अखबार जाता है, एडवर्टाइजिंग कंपनी भी, जो आपका एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, मजबूत होना चाहिए, और इसके अलावा प्रोडक्शन जो है, वो तीनों चीज़ होनी चाहिए। द हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स मस्ट बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। इन तीनों पार्ट से जो इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एचओडी, वो मैनेजमेंट में होने चाहिए, तीनों, प्रोडक्शन वाले भी, एडवर्टाइजमेंट वाले भी और सर्कुलेशन वाले भी। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द गोल सेट, इनको अपने गोल सेट करने चाहिए और फिर इनके बारे में अवेयर होना चाहिए, पॉलिसीज के बारे में अवेयर होना चाहिए, एंड फ्यूचर प्लान्स ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स हैं उनके बारे में। दे कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। आप इनसे कट ऑफ नहीं हो सकते, सब तीनों पार्ट को मैनेजमेंट में होना चाहिए, तब जाके अखबार चलता है।
इन एडिशन, इसके अतिरिक्त ईच डिपार्टमेंट शुड कीप द अदर डिपार्टमेंट मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ दोज ऑफ इट्स एक्टिविटीज दैट विल बी यूजफुल टू दैम। ये तीनों ही डिपार्टमेंट आपस में जुड़े होने चाहिए, एक दूसरे को ऐसे इंफॉर्मेशन देते रहे ताकि संस्था का, अखबार का फायदा हो। दिस इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर मैनेजमेंट। ये न्यूज़पेपर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, वाइटल, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब क्वेश्चन जब पढ़ लिया पैसे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इस तरह से आपको पैसे समझना चाहिए, एक लाइन को समझे, फिर आप क्वेश्चन के आंसर्स करो। द ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर डिपेंड्स ऑन, अखबार की ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है? एडिटोरियल और न्यूज कवरेज के ऊपर, लार्ज स्केल सब्सक्राइबर्स के ऊपर, एडवर्टाइजर्स के ऊपर, या सब्सक्राइबर एडर दोनों के ऊपर। तो ज्यादा बेहतर आंसर इसमें ये है, सब्सक्राइबर भी होने चाहिए और फिर आपको साथ में एडवर्टीजमेंट भी मिलना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, जो पहला पैराग्राफ था इसका, वो किस पे बात करता है? द ग्रोथ ऑफ प्रेस, न्यूज एंड एडिटोरियल कवरेज, द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, इंपॉर्टेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग की बात कर रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स ये कि आपको सब्सक्राइबर भी चाहिए और न्यूज़पेपर पब्लिशिंग भी चाहिए। फिर बाद में मैनेजमेंट की बात करता है दूसरे पैसेज में। तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग है ना, यही होगा। डिपेंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट्स और इकोनॉमिक्स ऑफ मॉडर्न न्यूज़पेपर्स, उसकी बात कर रहा है। यस, यही होगा इसमें। The main idea of second paragraph of the passage, future of newspaper, how to sell newspaper, effective newspaper management, अगले में मैनेजमेंट की बात करता है, तो आंसर सी हो जाएगा। द वर्ड गोल इन द पैसेज मीन्स, गोल का मतलब क्या है यहाँ पे? गोल मतलब एम होता है, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? एम क्या है? वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको वाइटल कहते हैं। फिर एक पैसेज आ गया दोस्तों, आप विश्वदित्य ग्रेट एंड पावरफुल किंग। ये कहानी है, थोड़ी देर आपने पढ़ी होगी। विश्वदित्य जो होता है, इसका ये है कि भाई एक बहुत बड़ा राजा था, इसको बीमारी हो जाती है, फिर एक किसी फिजिशियन को बुलाया जाता है इलाज करने के लिए, है ना। पूरी कहानी पढ़ी लेते हैं, अब अच्छा रहेगा। एक ग्रेट पावरफुल किंग होता है। हर्ड दैट अ ग्रेट फिजिशियन हु लिव्ड इन द नेबरिंग किंगडम हैड इन्वेंटेड एन ईडिबल मेडिसिन सब्सटेंस व्हिच इफ ईटन विद स्वीट मीट वुड गिव वन अ लॉन्ग लाइफ। जिसमें सुनता है कि यार कोई एक पड़ोस के राज्य में कोई एक दवाई बनाने वाला है, एक कोई फिजिशियन है, डॉक्टर है, जो जिसने ऐसी दवाई बना ली है जिसको खाओ तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, गिव वन लॉन्ग लाइफ। फिर आपने पढ़ा होगा, उसको बुलाता है और उसे कहता है कि भाई तू गोली खा ले। वो खा लेता है और फिर कहता है कि अब चलो तेरे को मारते थे, तो मरता ही नहीं मरता है, फिर वो भागता है। इसका मतलब गोली खाने से कोई मरेगा ये जरूरी, बच जाएगा और वो हमेशा लंबी उम्र होगी, इसलिए हो सकता है कोई। तो ये कहानी होती है इसके अंदर। फिजिशियन अराइव्ड विद 4 स्वीट मीट बॉल्स, 4 गोले लेकर आता है, विद द मैजिक सब्सटेंस, जिसमें मैजिक सब्सटेंस है, जादुई उसमें एक अवयव है जिससे उम्र लंबी हो सकती है उसके हिसाब से। द डिलाइटेड किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू ब्रिंग अ बिग गार्लैंड ऑफ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। तो राजा उसका स्वागत करता है एक बड़ी सी माला के साथ, टू ऑनर द फिजिशियन। द फिजिशियन रिमूव्ड द प्रेशियस क्लॉथ विद विच ही हैड कवर्ड द प्लेट ऑफ स्वीट मीट बॉल्स। फिर वो जिसमें 4 गोले लेकर आया था उसे कपड़ा उठाता है फिजिशियन खिलाने के लिए। द जॉय ऑफ द किंग न्यू नो बाउंड्स ऑन सीइंग द कंटेंट्स ऑफ द प्लेट। उस प्लेट में दवाइयां देख करके राजा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जस्ट एज द फिजिशियन वॉज अबाउट टू ऑफर द स्वीट मीट बॉल्स टू द किंग, जैसे ही फिजिशियन उस स्वीट मीट को राजा को देने वाला था, राजा का एक कर्मचारी, द कोर्ट जेस्टर, जो वहां का विदूषक होता है, जोकर जेस्टर, जैसे अकबर के दरबार में बीरबल था जैसे उस टाइप का एक जेस्टर, रस्ट फॉरवर्ड, वो आगे भागता है। पिक्ड अप बॉल, एक उसने बॉल उठा लेता है, ईटिंग इट, उसे खा लेता है। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट वाज शॉक्ड, हर कोई शॉक्ड हो जाता है, ये बेवकूफ ने क्या किया, राजा की गोली ये खा गया। टेक होल्ड ऑफ द मैड कैप, इसको पकड़ो भाई इस पागल को, शाउटेड द किंग इज बॉडीगार्ड्स ऑबिड, जैसे ही राजा ने कहा राजा के बॉडीगार्ड ने उसकी बात को फॉलो किया। द हाफ ईटन बॉल फेल फ्रॉम द जेस्ट हैंड, आधी तो खा गया, आधी गोली उसके हाथ से नीचे गिर गई। हाउ डेयर यू टच द मैजिक थिंग मींट फॉर मी, जो चीज मेरे लिए बनी उसको तुम कैसे खा गए, राजा पूछता है जेस्टर से। बी रेडी फॉर द कंसिक्वेंस, अब तुम परिणाम को भुगतो, तुम्हें मौत मिलेगी। हाँ, मौत मिलेगी, मैं तो गोली खा रहा की मौत कैसे होगी, ये तो बोलेगा। जेस्टर स्टार्टेड वीपिंग, रोने लग गया। नो यूज क्राइंग सेड द किंग,
राजा ने कहा अब रोने से कोई फायदा नहीं है। आई एम क्राइंग फॉर यू माई लॉर्ड। वो फिर उसका विदूषक जेस्टर कहता है, अरे साहब मैं तो आपके लिए रो रहा हूं, मेरे लिए नहीं रो रहा। रिप्लाइड द जेस्टर, वाई आज द किंग, क्यों भाई मेरे लिए क्यों रो रहे हो? माई लॉर्ड बाई ईटिंग ओनली हाफ ऑफ द मैजिक थिंग आई एम गोइंग टू डाई। मैं तो आधी गोली खाने से देखो मरने वाला हूं। वॉट विल हैपन टू यू इफ यू ईट ऑल ऑफ इट। अगर आप तुम सारी गोलियां खा गए बची हुई 3.5, तुम्हारा सोचो क्या होगा। मैं तो आधी गोली खाते मरने की स्थिति आ गई। द किंग सो सेंस इन वॉट द जेस्टर सेड। राजा समझ गया जेस्टर क्या कह रहा है। ही रियलाइज हिज मिस्टेक एंड रिवॉर्डेड द जेस्टर जनरसली। अब उसने जेस्टर को इनाम दिया क्योंकि उसकी बात वो समझ चुका था। अब देखो आप क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, ए फिजिशियन इज वन। एक फिजिशियन कौन होता है? जो दवा बनाता है। जो डॉक्टर होता है। डज रिसर्च कनेक्टेड विथ फिजिक्स, ट्रीट्स पीपल हु आर इल, स्टडीज द नेचर ऑफ लाइफ, या ये ट्रीट्स पीपल हु आर इल। फिजिशियन होता है डॉक्टर जो इलाज करता है बीमार लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई? द फिजिशियन लिव्ड इन फार ऑफ कंट्री। फिजिशियन बहुत दूर देश में रहता था। किंग वॉज क्रेडुलस। किंग कान का कच्चा था। कौन सी बात सही है? द मैजिक सब्सटेंस हैड बीन टेस्टेड टू प्रूव एफिकेसी। मैजिक सब्सटेंस को टेस्ट किया गया था, किया था, जेस्टर ने किया था। ये बात तो सही है। और द मैसेंजर्स ने टेस्ट प्रूव करने के लिए नहीं होता, ऐसे अचानक कर दिया जेस्ट ने। मैसेंजर्स कॉट होल्ड ऑफ द फिजिशियन। मैसेंजर्स ने फिजिशियन को पकड़ लिया था। इसमें किंग वॉज क्रूडुलस। किंग कान का कच्चा था, ये कहो आप। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता था, और इस बात को सही करता है उसका जेस्टर। कौन सी बात सही है? ये वाली बात। पैसेज के हिसाब से ये बात सही है। फिजिशियन दूर रहता था नहीं, वो तो पास के पड़ोस में रहता था। एक मैजिक सब्सटेंस था जिसको पहले टेस्ट किया गया, राजा ने टेस्ट करा था कि नहीं, ये तो ऐसे कर लिया, और ये वाली बात तो गलत है, तो बी होगा। जेस्टर इज अ पर्सन। जेस्टर कौन होते हैं? लाफ्स एट द किंग, एम्प्लॉय बाय द किंग टू। हाँ ये है उसका मनोरंजन करने वाले लोग होते हैं। राजा उसको एम्प्लॉय नौकरी देता है ताकि वो दरबार में उनका मनोरंजन करे। आंसर ए होगा। द किंग्स जॉय न्यू नो बाउंड्स। इसका मतलब क्या है? किंग बहुत ही खुश था, बहुत खुश था, किसी का कोई ठिकाना नहीं रहा, ये होगा। एंटोनिम ऑफ प्रेसस। प्रेसस का एंटोनिम क्या है? इसमें कीमती था, सस्ता। कीमती का क्या होता है? सस्ता, चीप होगा। प्रेसस दवाई थी ना, वो चीप। फिर एक पैसेज है, ये देखो पढ़ा होगा आपने, ये कुत्तों की नस्ल के बारे में है। जर्मन के जो अलग अलग कुत्ते हैं उनके बारे में है। ये पूछ रहा है, द डक्संड यूज टू। अब डक्संड जो कुत्ता होता है, देखो जर्मनी है, एलिस्टियन, डोबरमैन एंड डक्संड, ये 3 जातियां हैं। एल्स्टियन ऑफ जर्मन शेफर्ड भी कहते हैं, और एक डोबरमैन और एक डक्संड, ये 3 जातियां हैं। एलिस्टियन जो होता है उसको हम लोग ओल्ड डेज में जर्मन शेफर्ड भी कहते थे, क्योंकि ये सीइंग आई, नजर रखता था। नहीं, ये एलिस्टियन की बात कर रहा है। वर्क परफॉर्म बाय दिस डॉग इन ओल्ड डेज। इसका जो जर्मन शेफर्ड नाम बोलते हैं ना, क्यों रखते हैं? एलिस्टियन का दूसरा नाम जर्मन शेफर्ड है। क्यों? क्योंकि ये पुराने जमाने में ना नजर रखता था भेड़ों के ऊपर। भेड़ों को कोई भेड़िया वेड़िया ना खा जाए, कोई और जानवर ना खा जाए, उनकी रक्षा करता था। एलिस्टियन बोल दो या जर्मन शेफर्ड बोल दो। नाउ दिस डॉग इज सीन वेरी ऑफन एज द सीइंग है। आजकल इसको पुलिस वाले वगैरह रखते हैं, जो नजर रखने वाला होता है ना। स्टिच इन द वेस्ट अलॉन्ग विद द डोबरमैन। डोबरमैन की अगर हम बात करें, दिस ब्रीड इज ऑफन सेलेक्टेड फॉर सिक्योरिटी और पुलिस वर्क। ये पुलिस वालों के साथ रहता है, और ये घरों में रहता है जर्मन शेफर्ड, कोई आने जाने वाले पर नजर रखने के लिए। डोबरमैन जो है पुलिस वालों के साथ काम करता है। और जो डक्संड है, ये छोटा सा कुत्ता होता है, नेशनल डॉग ऑफ जर्मनी। जर्मनी का नेशनल डॉग है, जो स्मॉल सा पतला सा होता है, लंबा सा पतला छोटा सा। यूज टू बी एन एक्सीलेंट बैजर हंटर। जो बैजर हंटर होता है ना, ये छोटे मोटे जानवर जो होते हैं, नेवले वेवले, उनको खा लेता है, उनकी रक्षा कर, उनको ना खेतों में नहीं घुसने देता, इस तरह का जानवर होता है। तो डक्सन जो यूज टू बी, डक्सन जो लास्ट वाला है, ये किसके लिए होता है? हंट बैजर्स, ये होगा। नेशनल डॉग ऑफ जर्मनी यही डक्संड ही है।
ब्रीड मीन्स जानवरों की जो क्लास होती है उसको बोलते हैं। डॉबरमैन इज सेलेक्टेड, ये पुलिस वालों के लिए होता है, फॉर सिक्योरिटी ऑफ पुलिस वर्क। सी। ओल्ड डेज एलएसटीएन क्या करते थे, ये हंटेड वाइल्ड एनिमल्स कैच कर, लुक आफ्टर शीप, जर्मन शेफर्ड बोलते थे ना इनको, तो शेफर्ड है तो शीप का ध्यान रखते थे। बी। ये 5 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। फिर एक और पैसेज है, देखो आप, कई पैसेज हो गए आपके लिए, ये 6ठा पैसेज आ गया। इट वॉज ओनली अ स्पोर्टिंग मूड दैट मेड सामी एंटर द गेट्स। सामी की बात हो रही है। सामी नाम का एक कैरेक्टर है जो किसी घर में घुस जाता है और उसके पास छोटा सा बंदर होता है। वो घर में घुसना नहीं चाहता था लेकिन घुस जाता है गलती से खेलते कूद में। वहाँ का एक बड़ा सा घर था, उसको डर भी लगता है। कहानी बता रहा हूँ आपको मैं, पढ़ी होगी आपने। और फिर वो जाने की सोचता है वापस, तभी उसका एक नौकर आता है उस घर के मालिक का, और उसका कहता है रुको, रुक जाता है। और वो उसको बोलता है कि भाई तुम्हें मालिक बुलाया, लेकिन वो सुनता नहीं है, जानता नहीं है सामी, सुनना नहीं जानता, सुन के समझ नहीं पाता हो। तो इशारों में बताता है कि भाई तुम्हें मेरे मालिक ने बुलाया और ये बंदर जो तुम्हारे पास है उसको देखना चाहते हैं, डरो मत। ऐसे ये कहानी। तो सामी एंटर द गेट्स ऑफ बिग बंगलो। सामी बड़े बंगलो में क्यों घुस गया? He was attracted by its loveliness. He wanted to speak to the owner. He was invited by the owner. He was in sporting mood. He was attracted by its loveliness. क्योंकि उसको बहुत ही अच्छा सा लगा था, इसलिए नहीं नहीं ये भी नहीं, नहीं ये he was in sporting mood. वो मस्ती के मूड में, ध्यान ही नहीं था उसको। देखो आप, स्पोर्टिंग मूड, ए स्पोर्टिंग मूड दैट मेड सामी एंटर द गेट्स। स्पोर्टिंग मूड में था इसलिए घुस गया वो। आंसर डी करोगे भाई। When Sami saw a servant coming towards him, he turned to run away. He stood motionless, moved forward hesitantly. He made the monkey turn on the servant. He turned to run away. जैसे सर्वेंट उसकी तरफ आया, उसको रोकने के लिए वो भागने लगा, भागने के लिए मुड़ा। देखो आप, देखो ये अगर When he saw a servant coming towards him, दोस्तों सर्वेंट को देखा आते हुए, Sami held the monkey tight, बंदर को टाइट पकड़ा, and turned to flee, और भागने के लिए मुड़ा। तो ये turn to flee होगा, है ना। टर्न टू रन अवे, भागने के लिए मुड़ा। द सर्वेंट एक्सप्लेन टू सामी बाई साइंस। सर्वेंट ने सामी को इशारों से क्यों समझाया? सर्वेंट गूंगा था? नहीं। सर्वेंट वांटेड टू बी थॉट डेफ। ही केम टू नो दैट सामी वॉज डेफ। उसको पता चल गया कि सामी क्या है, बहरा है, तो ये सुन तो पाएगा नहीं, तो इशारों में इसको समझाया गया। द ऑनर ऑफ द हाउस क्या चाहता था? नफरत करता था सामी से। वॉन्टेड टू सी द मंकी, केवल बंदर को देखना चाहता था, बंदर को रखना नहीं चाहता था, डराना नहीं चाहता था, बंदर को केवल देखना चाहता था। देखो कहानी में है ये। वो कहता है कि जो हमारे मास्टर हैं, वॉन्टेड द मंकी टू बी ब्रॉट अप बिफोर हिम, कि बंदर को उसके सामने ले जाया जाए ताकि वो देख सके, बस ये बात थी। द वर्ड फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल होता है डरावना, फ्राइटनिंग, डरावना होता है। तो बी आंसर हो जाएगा। अब ये आगे क्वेश्चन आपके, ये प्रपोजिशन के क्वेश्चन है, प्रपोजिशन के क्वेश्चन है। देयर शुड बी इंटरेक्शन एंड द स्टूडेंट द टीचर, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक इंटरेक्शन होना चाहिए। यहां फुल स्टॉप नहीं है, बीच में, दो के बीच में, एक तरफ स्टूडेंट्स हैं, एक तरफ टीचर है, ये फुल स्टॉप यहां है। दो साइड है, टू, और दो के बीच में बिटवीन यूज होता है। दो पक्ष हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स, दो पक्ष के बीच में इंटरेक्शन की बात कर रहा है, तो ए आंसर होगा। आई मीट यू देयर 6 o'clock, मैं आपको 6 बजे मिलूंगा। तो घड़ी का समय बताने के लिए एट 6 o'clock, 6 बजे मिलूंगा, एट, ए आंसर होगा। इट विल बी ओवर 5 minutes, ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, इन आएगा, इन 5 minutes, पीरियड की बात करता है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, इन। He has been waiting there, वो वहां वेट कर रहे थे, हैज बीन वेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें समय से पहले सिंस 4 आता है। पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो तो सिंस आता है, तो यहाँ सिंस यूज होगा, और अगर 5 घंटे दिया होता तो 4 आ जाता, यहाँ सिंस का यूज करेंगे। He still comes to see me, वो अभी भी मुझसे मिलने आता है, टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टाइम मिलते आता रहता है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम डॉन टू डस्क, फ्रॉम 7 to 5, ऐसे ही फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट ऑलवेज गेट्स कूल हियर इन द इवनिंग,
इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून ऐसा होता है। यहाँ हमेशा शाम को ठंड रहती है, इन द इवनिंग। शी ऑलवेज गोज टू विजिट हर आंट ऑन संडेज, वो हमेशा अपने आंटी को मिलने जाती है ऑन संडेज, ऑन ट्यूजडेज, ऑन मंडेज, दिन से पहले, तारीख से पहले ऑन आता है। ही हैज 10 men वर्किंग अंडर बाय एट अंडर, उसके नीचे 10 लोग काम करते हैं। ही हैज 10 men वर्किंग अंडर हिम, अंडर आएगा। ही हैज बीन इन हॉस्पिटल जनवरी अंटिल जून, वो हॉस्पिटल में रहेगा जनवरी से जून तक। अंटिल आ गया तो टिल, अंटिल टू के साथ फ्रॉम यूज होता है, फ्रॉम जनवरी अंटिल जून, वो जनवरी से जून तक रहेगा। फ्रॉम के साथ टू भी आ सकता है, फ्रॉम के साथ टिल भी आ सकता है, और फ्रॉम के साथ अंटिल भी आ सकता है, तीनों हो सकते हैं, है ना। तो टू टिल अंटिल ये हो जाएगा। शी हिड द बुशेस एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, वो गार्डन के बॉटम, पेंदे में, मतलब गार्डन का जो नीचे जमीन होती है वहां पर झाड़ियों में छुप गई। अब झाड़ियां छोटी छोटी होती है, उन झाड़ियों के बीच में जाके छुप गई। पेड़ हो तो पेड़ के ऊपर, इन द ट्री हो जाता, ऑन द ट्री नहीं होता, इन द ट्री, लेकिन झाड़ियों में छुप गई, तो झाड़ियां थी उनके बीच में छुप गई। अमंग द बुशेस, अमंग द बुशेस आएगा। द ट्रेन लीव्स जयपुर विद इन 5 minutes, लीव, लीव के बाद आता है हमेशा 4, लीव 4, रवाना होना, मंजिल के लिए रवाना होना, लीव 4, डी आंसर होगा। किंग्स यूज टू लीड देयर आर्मीज, किंग अपने आर्मीज को लीड, नेतृत्व किया करते थे, अगेंस्ट द एनिमी, दुश्मन के खिलाफ, इन पर्सन, खुद व्यक्तिगत रूप से, अगेंस्ट। एट 2:30 वी रीच वर्ल्ड ट्रेड पार्क, देखो रीच के बाद एट नहीं आता, नो प्रपोजिशन। अराइव होता तो एट आ जाता, अराइव एट होता है, लेकिन रीच के साथ ना एट आता है ना इन आता है, नो प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन नहीं है। आई सो अ लेडी, मैंने एक औरत को देखा, ए ब्लैक पर्स, जो एक ब्लैक पर्स कैरी कर रही थी, तो किसी की पहचान बता रहे हैं कि वो क्या चीज कैरी कर रहा है, इसके लिए आप लोग विद का यूज करते हैं, विद अ ब्लैक पर्स। और कौन से कपड़े पहने हुए हैं उसके लिए इन आता है, इन, है ना, और क्या कैरी कर रहे हैं उसके लिए विद यूज होता है, विद आएगा। ए रेलवे ब्रिज इज मेड द ट्रैक, एक रेलवे ब्रिज बनाया जाता है ट्रैक के इधर से उधर, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, अक्रॉस। अलोंग होता है ट्रैक के साथ साथ, नहीं, ट्रैक के ऊपर से अक्रॉस, इधर से उधर, अक्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ। आई सो अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डन इन ऑयल, इन ऑयल यानी आपने किस तरीके से काम किया, पेंटिंग किस चीज से बनाई, मीडियम क्या था, माध्यम क्या था, इन ऑयल, इन ब्लड, इन वाटर, वाटर कलर भी होते हैं, तो इन, यहां पर इन आएगा जो मीडियम की बात करेगा, माध्यम की बात करेगा। यू आर टू फिल अप द फॉर्म, तुम्हें फॉर्म भरना पड़ेगा, इन पेन, केवल अकेला पेन हो तो इन आता है, अगर यहां ए पेन आ जाता तो ये इंस्ट्रूमेंट होता, फिर विद आता, और ये इन पेन जो है मीडियम है, ये मीडियम है दोस्तों, इन यूज करेंगे। ही डिड इट हिज पेन, देखो हिज पेन आ गया ना यहाँ पे, यहाँ पेन के साथ में डिटर्मिनर आ गया, इस पे विद लगाओगे, ही डिड इट विद हिज पेन, यहां पर ये इंस्ट्रूमेंट के रूप में हो गया। अगर पेन और पेंसिल से पहले आर्टिकल डिटर्मिनर आ जाए तो विद लगाना है, अकेले आए तो इन लगाना है, इनके स्थिति में माध्यम होता है, मीडियम, और ऐसे ये इंस्ट्रूमेंट होता है। आई केम हियर बस, मैं यहां बस से आया, बाय बस, बाय ट्रक, बाय बस, बाय ट्रेन। शी वेंट टू दिल्ली, ए कार, लेकिन जब साधन से पहले ये आर्टिकल ए एन आ जाए तो फिर बाई नहीं आता, बाई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता, कोई डिटर्मिनर नहीं आता। अगर आ रहा है तो फिर ऑन और इन आएगा, चढ़कर बैठोगे तो ऑन, सीधे गेट खोल के अंदर बैठोगे तो इन, कार में सीधे अंदर बैठते हैं गेट खोल के तो इन अकार, इन आएगा। अब ये दोस्तों आपके मॉडल के क्वेश्चंस हो गए। अब मॉडल वाले क्वेश्चन है, मॉडल्स। आई रैन एज फास्ट एज, एज सो दैट आ जाते हैं तो कैन या कुड होते हैं। टेंस रैन पास्ट का है तो कुड आएगा। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, मैं इतना तेज दौड़ा जितना मैं दौड़ सकता था, कुड। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस, वो लोग जो शीशो घर में रहते हैं,
नॉट थ्रो स्टोन्स, उन्हें दूसरों घर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, सलाह है, एडवाइस है, शुड यूज करेंगे, शुड। द कैंडिडेट सबमिट 3 कॉपीज ऑफ हिज थीसिस टू द रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेक्शन में 3 कॉपीज जमा करानी होंगी, ऐसा रूल है, रूल रेगुलेशन। इसके लिए आप शैल यूज करते हैं दोस्तों, क्या यूज करते हैं, शैल, कि कैंडिडेट शैल सबमिट 3 कॉपीज ऑफ थीसिस, 3 कॉपीज जमा करानी होंगी, 2 से काम नहीं चलेगा, 4 नहीं करानी, ये नियम है 3 कॉपीज। तो रूल्स की बात करें तो फिर शैल आता है। पीपल ईट, लोग खाते हैं, सो दैट आ गया तो पर्पस की बात कर रहा है, और पर्पस के लिए मे और माइट का यूज करते हैं। पर्पस अगर प्रेजेंट का हो तो मे, पास्ट का हो तो माइट, यहां ईट प्रेजेंट का है तो मे आएगा। लोग खाते हैं ताकि वो जी सके, अगर सेकंड फॉर्म होती तो माइट आ जाता, सो दैट के साथ में। द स्टोर्स स्टे ओपन टिल 10 PM, स्टोर जो है 10 बजे तक खुलेंगे, ये भी नियम है, 10 बजे बाद बंद करना पड़ेगा वरना चालान हो जाएगा, रूल्स है। ही राइड अ बाइसिकल, एबिलिटी है वो साइकिल चला सकता है, एबिलिटी के लिए कैन नहीं दे रखा है, कुड दे नहीं रखा तो कैन कर दो। यू लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड, तुम्हें परमिशन दी जाती है, आज्ञा, आज्ञा के लिए मे आता है, मे दे रखा है आज्ञा, यू मे कम इन, यू मे गो, है ना, ऐसे। कैन होता तो चक्कर पड़ता है, बट मे ही दे रखा है। आई लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, आई लाइक आ गया ना, आई वुड लाइक, वुड लाइक के साथ वुड आता है, आई वुड लाइक, आई वुड रादर, आई वुड प्रिफर, आई वुड इंजॉय, कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक, प्रिफर, इंजॉय, लव, हेट, इनमें वुड यूज करते हैं। मैं इस बुक को पढ़ना चाहूंगा। यू सी अ डॉक्टर सून, तुम्हें तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए, सलाह है, शुड सलाह के लिए आ जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर बी इलेक्शन एवरी 5 years, हर 5 साल में इलेक्शन होंगे। ये फिर देखो रूल का है, 5 साल में होंगे, संविधान में रूल लिखा हुआ है, तो रूल की बात होती है तो फिर आप शैल यूज करते हैं, इसलिए आंसर होगा। इफ यू वर टू स्टार्ट अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अगर तुम्हें कल जल्दी सुबह शुरू कर देते, यू बी एट योर डेस्टिनेशन बाय इवनिंग, तो तुम अपने डेस्टिनेशन में समय पे पहुंच जाते। कंडीशन, अगर शुरू हो जाते वर, दूसरी कंडीशन है इफ के साथ सेकंड फॉर्म, तो उधर वुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, तो टेंस जो है पास्ट का आएगा। शैल विल कैन तीनों प्रेजेंट के, तो वुड आएगा। अगर तुम जल्दी शुरू कर लेते, कल करोगे नहीं पर तुम सुबह जल्दी रवाना हो जाओ ना, तो तुम अपने मंजिल पर शाम तक पहुंच जाओगे। इमेजिनेशन है, वुड आएगा बाद में। ये कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था हम लोगों ने। कंसेशन, विरोधाभास, विरोधाभास के लिए मे आता है। हाउ एवर हार्ड यू मे ट्राई, कम व्हाट मे, बी दैट एज इट मे। कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, कंसेशन बताने के लिए मे आता है। ही मे ओनली बी 10, वो हो सकता है केवल 10 साल का हो, बट ही प्लेज द गिटार ब्यूटीफुली, लेकिन गिटार बहुत बढ़िया बजाता है, मे। यू माइंड ओपनिंग द डोर प्लीज, माइंड आ जाए, रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो वुड ही आता है, चाहे कुड दे रखा हो। वुड यू माइंड फिक्स है, वुड के साथ माइंड आता है, तो आप आंसर बी ही करेंगे। रेफरेंस बुक्स बी टेकन अवे फ्रॉम द रीडिंग, प्रोहिबिशन, सख्त मना करने के लिए मस्ट नॉट आता है भाई, मस्ट नॉट, सख्त मना, प्रोहिबिशन। यू बेटर टेक एन अम्ब्रेला, अच्छा होगा तुम अम्ब्रेला ले लो। इट रेन बिफोर इवनिंग, संभावना है, संभावना के लिए मे का यूज करते हैं। इट मे रेन, बारिश हो सकती है। यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, देखो यहां पर निशान दिया हुआ है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। विश, इच्छा, इच्छा नहीं मतलब शुभकामना, और शुभकामना के लिए शुरू में आता है। मे यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, ईश्वर करे आप जीत कर आए, विजय पताका पहना है, मे। आई कैरी द बैग फॉर यू, ऑफर ऑफ हेल्प, किसी को हेल्प ऑफर करनी हो तो शैल का यूज करते हैं। शैल आई कैरी द बैग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए बैग ले चलूं। ऑफर ऑफ हेल्प, टू नो समबडीज डिजायर, इन दोनों के लिए शैल का यूज करते हैं। दिस इज डिलीशियस, ये बहुत ही स्वादिष्ट चीज है, मैं एडवाइस देता हूं, यू ट्राई सम, तुम्हें करना चाहिए ट्राई। अब देखो बहुत डिलीशियस है, तुम्हें ट्राई करना ही चाहिए, एडवाइस है तो शुड आता है, शुड है नहीं, ऑट टू दे रखा है, ऑट टू कर लो। दिस इज डिलीशियस, यू ऑट टू ट्राई सम, तुम्हें कुछ ट्राई करना चाहिए, ऑट टू दे रखा है। ऑट टू जो है शुड की तरह ही काम करता है। फिर देखो स्टूडेंट्स स्मोक इन द क्लासरूम, फिर प्रोहिबिशन आ गया, प्रोहिबिशन के लिए मस्ट नॉट यूज करते हैं, मस्ट नॉट, ये रहा, बच्चों को क्लासरूम में स्मोक नहीं करना चाहिए। इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी अपरिहार्यता, जिसको रोक नहीं सकते,
उसके लिए विल यूज होता है। एक्सीडेंट्स विल हैपन, एक्सीडेंट्स तो होंगे, आप रोक नहीं सकते, एक्सीडेंट्स तो होंगे दोस्तों। तो ये आपके जो है टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं 70, है ना। पैसेज थे, प्रपोजिशंस थे और मॉडल्स थे। आई होप क्लास समझ में आई होगी, और इनको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आप पूरे मॉडल्स को पढ़ें, प्रपोजिशंस को पढ़ें, पैसेज सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, उससे चीज़ें आपकी धीरे धीरे अच्छी हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर, चाओ।